मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ लहासा की ओर। आज हम लोग पाठ लहासा की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस पाठ के शीर्षक पर ध्यान देते हैं। पाठ का नाम है लहासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय की तरफ ध्यान देते हैं। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद, यानी बहुत सारे भाषाओं पर उनकी पकड़ थी, और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। विकिपीडिया। जन्म 9 अप्रैल 1893, कनैला। मृत्यु 14 अप्रैल 1963, दार्जिलिंग। भाषा हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इनका अन्य नाम था केदारनाथ पांडे, दामोदर स्वामी। लोग इनसे ये प्रभावित थे गौतम बुद्ध से, कार्ल मार्क्स से, व्लादिमीर लेनिन, उससे ज़्यादा। कुछ लोगों को उन्होंने अपना आदर्श बनाया था। इन्हें पुरस्कार मिले थे, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बच्चों, हम लोग पाठ लहासा की ओर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यह जो पाठ है, राहुल सांकृत्यायन, अभी हमने पढ़ा कि राहुल सांकृत्यायन जी को विश्व दर्शन, यात्रा वृत्तांत, साहित्य का उन्हें पितामह कहा जाता है, यानी बड़ी उपलब्धि उन्हें हासिल थी। तो यह जो पाठ है लहासा की ओर, यह एक यात्रा वृत्तांत है। ना तो यह कहानी है, ना तो यह लेख है, ना तो नाटक है, यह ना तो उपन्यास है। यह है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत से तात्पर्य पूरी यात्रा की कथा। इसमें लेखक ने अपने चीनी तिब्बती क्षेत्र के यात्रा के बारे में पूरा ब्यौरा दिखा है। पाठ कुछ इस प्रकार से है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तिब्बत में जब वो गए थे तो उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जाने समय, तो पूरे को बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, रोक लगा गई थी, पाबंदियां थी बहुत सारे। इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश मतलब गेटअप, बहरूपिये की तरह, फैंसी ड्रेस जिसको कहते हैं हम लोग, गेटअप में। क्योंकि उस समय जाने नहीं दिया जाता था, तो भिखमंगा के रूप में बन करके हम लोग भिखमंगा है करके, और वो यात्रा पर निकल पड़े थे, क्योंकि उनको वहां जाने का मन था, घूमना चाहते थे। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। बड़े रास्ते विकट थे उस समय, लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। व्यापार करने के लिए लोग जाते थे और सैनिक, फौजी लोग का आना जाना था। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता, और वहां औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। ना तो वहां छुआछूत था, ना तो जाति पाति का भेदभाव था। औरतें वहां पर्दा नहीं करती थी। उस समय ये स्थितियां नहीं थी। आज जो धार्मिक संप्रदाय की जो लड़ाई चल रही है, उस समय खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही नहीं थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। या तो थोड़ा सा चोरी का भय रहता था तो लोग उसको अंदर नहीं घुसने देते। नहीं तो अगर अच्छे वेशभूषा में अगर आप हैं तो आराम से किसी के घर जाकर के बैठ सकते थे और
चाय पानी करके आ सकते थे। ऐसी स्थिति थी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। राहदारी टैक्स देना पड़ा उनको रास्ते में, क्योंकि पहले रोड टैक्स आज भी लगता है। एक हम जगह से हम लोग दूसरे जगह पार करते हैं तो वो रोड परमिट देना पड़ता है, उसको हम लोग राहदारी कहते हैं, राहदारी टैक्स। यहाँ सुमति जो उनका एक मित्र था, मंगोल जाति का था, उधर ही का रहने वाला था, उन्हीं के साथ वो इस यात्रा पे निकल पड़े थे ताकि उनको जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पहचान तथा भिखारी होने के रहने के कारण रहने को अच्छी तरह जगह मिल गई। उस समय भिखारी बनकर के गए थे तो उनको लोग रहने के लिए दे देते हैं, क्योंकि उस समय मैंने पहले पढ़ाया बताया आपको कि वहाँ लोगों को किसी प्रकार के किसी का भय नहीं था। लोगों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। अपरिचित होने के बाद भी लोगों का पर विश्वास हुआ करता था, तो इन्हें भी रहने की जगह मिल जाती, जबकि वो भिखमंगे के वेश में थे, अच्छे वेश में नहीं थे, बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। पहुंच गए तो उन्हें जगह मिल जाती है। 5 साल बाद फिर उसी जगह जब वो जाते हैं तो वो भद्र यात्री के वेश में जाते हैं। पहली बार तो उनको जाके देखना था कि कैसे कैसे रास्ता है, और दूसरी बार जब जाते हैं तो भद्र एकदम अच्छे से, तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय लोगों की मानसिकताएं बदल चुकी थी। कुछ ऐसा घटित हुआ होगा इससे पूर्व इस दोनों के दरमियान में कि लोगों अपरिचित लोगों पर से विश्वास उठ गया था, जिसके कारण लोग उनको अपने घर में रहने नहीं देते थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट टांडा थोंगला पार करना था। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। ये स्थिति थी वहाँ कि वहाँ पर क्या होता था कि दूर दूर तक गांव नजर नहीं आते थे, काफी ऊंचाई थी, और चूंकि सन्नाटा था तो वहां पर कोई किसी को मारकर फेंक दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर था। यहाँ पर क्यों उन्होंने ऐसा लिखा कि भिखारी के वेश में थे तो उन्हें हत्या का डर नहीं था? क्योंकि हत्या उन्हीं की होती थी जिनके पास कुछ माल पानी होता था। तो यहाँ तो ये लोग भिखारी के वेश में थे, तो डाकू तो जानते थे कि भिखारी इनके पास तो कुछ है नहीं, और वहां बड़े आराम से डाकू लोग छीना झपटी नहीं करते थे, लोगों को मार देते थे। मारने के बाद तब जाकर के उनके पास से जो सामान होता था उसको बरामद करते थे, लेते थे, सीधे मार देते थे। आज की तरह नहीं कि पिस्तौल दिखाया पहले सामान निकालो, नहीं देने के बाद मारते थे, नहीं। अब क्या होता, पहले क्या था उस समय वहां पर डायरेक्ट मार दिया, मारने के बाद तब जाकर के उनके पास से जाकर के जो लेना है ले लिया, क्योंकि उस समय हथियार का कानून नहीं था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो हथियार का कानून से तात्पर्य है कि उस समय ये जो आज हम लोग जो बंदूक पिस्तौल रखते हैं तो इसके लिए हमें एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। बिना लाइसेंस के कोई भी बंदूक और पिस्तौल अपने घर में नहीं रख सकता, कोई भी कारतूस नहीं रख सकते। इसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, आज्ञा, उसके लाइसेंस बनते हैं, तब जाकर के हम इसको अपने पास रख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उससे पिस्तौल से या बंदूक से मारे गए पर उस पिस्तौल को बरामद किया जाता है, उस पर जो अंगुलियों के निशान होते हैं उससे उसकी शिनाख्त होती है, फिर उसको सजा मुकर्रर की जाती है। तो ये सारे नियम उस समय नहीं थे, और चूंकि ये नियम नहीं था तो लोग बड़े आराम से किसी को मार देना, और बड़े आराम से लोग अपने घर में हथियार रखा करते थे। यह था लोगों के पास, ये स्थिति थी। जिस तरह से लाठी डंडा हम लोग घर में रखते हैं ना, उस तरह से उस समय वहां पे लोग बंदूक और पिस्तौल रखा करते थे। दूसरे दिन उन्होंने टांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा था
और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई और उससे सुमति नाराज हो गए। जब वहां से वो लोग उतरने लगे तो क्या हुआ कि चूंकि चलते चलते इंसान तो थकते हैं, जानवर भी में भी भाव होता है, वो भी थक गया और धीरे धीरे चलने लगा, जिसके कारण थोड़ी ये पीछे हो गए। और दूसरा अपने दोस्त थे और जहाँ से एक जगह से 2 रास्ते फूट रहे थे और 2 रास्ते में इन्हें जाना चाहे दूसरी तरफ, ये चले जाते हैं दूसरी तरफ। और आगे 1.5 मील आगे जब जाते हैं और पूछने पर पता चलता है, अपने गंतव्य स्थान के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत आगे आ गए हैं। फिर वो वापस जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर। तब तक सुमति जो उनका मित्र था, जहाँ इन्हें जाना था वहाँ वो पहुंच गया है और इनका इंतजार करता हुआ मिलता है और काफी नाराज दिखता है। नाराज इसलिए दिखता है कि वो अकेले था, काफी देर से इनका इंतजार कर रहा था। क्रोध से उसके मुंह लाल हो गए थे। एक तो वह मंगोला जाति का था, मंगोला मतलब पहाड़ी जाति का, तिब्बत के लोगों को मंगोला जाति कहते हैं, और उसका चेहरा लाल हो गया था। तो वह बहुत नाराज था, लेकिन जल्दी ठंडा भी हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिंगड़ी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगड़ी समाधिगिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे। सुमति एक बौद्ध भिक्षु था और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह हमेशा वो तिब्बत की यात्रा करता था। तो वह उस समय एक गंडे, चीरी गंडी होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अपना धर्म का बनाने के लिए एक पत्रक, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पेपर दे दिया एक दूसरे को, ये मेरे हैंड बिल कि हम उसको दिए, वो उसको दिया, तो वो हमारा बन गया। उस तरह से वो लोग गंडा, बहुत भिक्षु लोग एक घंटा बांटा करते थे। तो इसके परिचित के लोग अगल बगल के गांव में थे। तो वो अपने मित्र से कहता है, लेखक से, कि मैं जाकर आता हूँ और गंडे बांट कर आता हूँ। तो लेखक को लगता है कि मैं तो अपरिचित जगह पे हूँ और ये जाएगा अपने गांव में अपने मित्रों को गंडे बांटना, तो 3-4 दिन लगा देगा। तो बोलते नहीं, ना तुम मत जाओ, तुम रहने दो, मत जाओ। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वायदा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। अब तो इनको अपना इससे मिलना था, तब सोचा एक जगह तो ये टाल दिया, दूसरी जगह शेखर विहार। विहार होता था मठ, बिहार नहीं विहार, तो विहार का अर्थ होता है मठ। तो शेखर विहार में भी कुछ यजमान थे उसके, तो बोलता है कि चलो ठीक है इधर चलते हैं, बहाना बना करके इन्हें घुमा दिया। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। छोटे बड़े जागीरदार मतलब छोटे छोटे हिस्सों का एक मालिक बना दिया जाता है, जिसको जागीरदार या जमींदार कहा जाता था, मालिक। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है और इन जागीरों का जो बड़ा एरिया था, खेत हिस्सा, वो मठ के एरिया में रहता था। उसके इसमें अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेपगार मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहां एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बौद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोस्तियां रखी थी, जिसका नाम त्रिपिटक, ये बौद्ध नहीं, यहाँ पर इसका नाम है बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं उसका नाम है कंजूर। 103 बुद्ध वचन के जो पोथियां थी, वहां एक मंदिर था शेखर विहार के पास, तो उसमें 103 पोथियां मिली, जिसमें बुद्ध वचन लिखे हुए थे, जिसको कंजूर कहा गया है। और जिस तरह से हमारे हिंदुओं में है रामायण महाभारत, हम लोग सिखों का है गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिमों का है कुरान शरीफ, ईसाइयों का है बाइबल, तो इस तरह से उन लोगों का, जैनों का है त्रिपिटक, और बौद्ध धर्म के लोगों का है कंजूर। तो वो कंजूर बौद्ध वचन के थे। तो इनको दिखता है, चूंकि ये लेखक थे, लिखना पढ़ना इनकी रुचि थी, लिखने पढ़ने में, बस
इनको क्या होता है कि उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उनको देख करके। तो वो 103 पोथियाँ मिल गई, बस लेखक पढ़ने में रम गए, एकदम डूब गए। और इसी दौरान सुमति ने आसपास में के और उसी बीच जब देखा कि ये पढ़ने लगे तो सुमति ने उनसे कहा कि मैं जाकर के आसपास जाऊं और गंडे बांट कर आऊं। तो इस समय लेखक ने उन्हें अनुमति दे दी, हाँ हाँ जाओ। क्यों अनुमति दे दी? क्योंकि इस समय उनके पास क्या हो गया, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी पोथियां मिल गई पढ़ने के लिए। अब उनको लगा कि मेरा अच्छा टाइम पास होगा, अब ये जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समय क्या हुआ, सुबह गया दोपहर तक लौट आया, जल्दी चला आया। लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ भी गए। चूंकि तिंगड़ी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से, बौद्ध भिक्षु नमसे से विदा लेकर वापस से ये लोग चले आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, लेखक ने अपने तिब्बत की यात्रा अपने मित्र सुमति के साथ की और इसका एक संक्षिप्त ब्यौरा मैंने आप लोगों को बताया। तो इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पूरी भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोगों की विचारधाराएं, वहाँ की औरतों के विचार और किस तरह के लोगों की मानसिकताएं थी, इस पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, पुनः समझेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में इस पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।